बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज दो तीन खबरें हैं। एक तो स्कैंडल कह लें आप, पंजाब हुकूमत का है कि दो बड़ी शख्सियात जो हैं वो पैसे के लिए आपस में लड़ पड़ी हैं। एक ने नैब में दरख्वास्त दे दी है, एक ने एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे दी है। वो क्या मामला है, लेन देन होता कैसे था, क्या नेटवर्क था, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान में आज हुकूमत का ऐलान होने वाला था, उसमें ताख़ीर हो गई है, मुलतवी कर दिया ऐलान उन्होंने। वो क्या मामला है, जो हम तक इंफॉर्मेशन आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर कल जो हमने वीलॉग किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर और वैक्सीनेशन के हवाले से, हमने जो मैंने कहा था मैं गुस्से में ये बात कर रहा हूँ, वो जो पेट्रोल पंप वो कहते हैं जनाब सर्टिफिकेट दिखाएं, और फिर वो उस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स जो हैं वो आए हुए हैं। तो कमेंट्स से ही शुरू कर लेते हैं। हमारे दोस्त हैं यासर सईद साहब, वो कहते हैं कि जनाब अबू धाबी में मेरा ख्याल वो होते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ एक सरकार ने एप्लीकेशन बनाई है तो उस पर सारा डाटा शाटा आ जाता है। तो एप्लीकेशन तो हमारे भी यहाँ मौजूद है नादरा की, लेकिन वो एप्लीकेशन में वो बता देता है जनाब वैक्सीनेशन आपके जो फलां नंबर है आपका आईडी कार्ड नंबर, उसके अगेंस्ट 1 डोज़ लग गई है, 2 डोज़ लग गई हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो सर्टिफिकेट है उसके लिए 100 रुपये का उन्होंने रखा हुआ है नादरा ने, जनाब वहाँ जमा करवाएँ। काशिफ शहजाद साहब ने इसकी निशानदेही की है कि 100 रुपये देते हैं, लेते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर ऑनलाइन भी करना हो तो 100 रुपये फिर भी देना पड़ता है। और फिर अजहर बुखारी साहब हैं, वो कहते हैं जनाब अरब मुल्कों में भी बगैर किस वैक्सीनेशन के किसी को सुपर स्टोर में जाने की इजाज़त नहीं। और सईद इकबाल साहब हैं, वो चाइना से बता रहे हैं कि जनाब चाइना में भी ज़बरदस्ती लगाई गई है। एक किसान का उन्होंने लिखा है कि वो नहीं लगवा रहा था, उसके खेतों में जाकर लगवाई है। और तय्यब मुमताज़ साहब कह रहे हैं जनाब कनाडा में भी जो प्लाजे वगैरह हैं, ये मॉल वगैरह, शॉपिंग मॉल वगैरह, वहाँ जाने के लिए वो शर्त है कि वैक्सीनेटेड हो बंदा, वैक्सीनेशन लगी है, वो जो वैक्सीन है वो उसको लगी हुई हो। मैंने ये बात नहीं की थी, मैं कहता हूँ कि लगाएं, जितनी मर्जी लगाएं। बल्कि भारत से हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने बड़े जनाब फटे चुके ने जनाब साढ़े थे, वो मैंने तो भाई बताया था कि एक दिन में 1 करोड़ बंदे को लगा दी। मैं ये बात नहीं कर रहा था कि नहीं लगनी चाहिए, चलो लगाएं, लाजमी लगाएं। और चाइना कौन सा उन ममालिक में है जहाँ शहरी आज़ादियाँ हैं या शहरी को उस तरह हासिल हैं जिस तरह मगरब में है। बहरहाल हमारे यहाँ मसला कुछ और है। वो जो किसान को लगाई है उन्होंने खेतों में जाके, ये तो कह रहे हैं जनाब वहाँ जाके लगाएं, लाइनों में लगे। चलो ये वो भी ठीक है, चलो लाइन में लगना, मुफ्त मिल रही है तो मुफ्त का माल जो है वो तो ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन यहाँ किसान का क्या, वो ट्रैक्टर पकड़ के ले गए थे, जो चीनी किसान था कि तुम वैक्सीनेशन नहीं करवा दे रहे, ट्रैक्टर पकड़ लेंगे। यहाँ तो ये काम कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिलना, लोगों का कारोबार बंद हो जाए। कोई रेहड़ियों वाले हैं, कोई और हैं, मोटरसाइकिलों पे वो रक्शे बना के उस पर सब्ज़ी बेचते हैं, फल बेचते हैं, लोग अपना कारोबार चलाते हैं। तो ये क्या, उस पर मैं बात कर रहा था कि वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो ये हाल है बद इंतज़ामी का कि डेडलाइन दे देते हैं। अब सुना है कि 30 सितंबर दे दिए डेडलाइन, उसके बाद ये नहीं होगा जो उन्होंने 6-7 मामला बनाए हुए हैं। जब डेडलाइन देते हैं लोगों का रश पड़ता है, और वो जो 24 घंटे खुले होते हैं सेंटर, वो 8 घंटे पे आ जाते हैं, लाइनें लग जाती हैं दूर तक, लोग परेशान होते हैं। भाई एक स्मूथली काम चल रहा है, लोग लगवा रहे हैं। आम दिनों में भी अच्छा खासा रश वहाँ होता है, लगाने के जो ख्वाहिशमंद होते हैं लगवाने के वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप डेडलाइन दे के लोगों को भगाएंगे उस तरफ, तो फिर आपके पास वैक्सीनेशन खत्म हो जाती है। 50,000 आपकी खुराकें वैसे ही ज़ाया होगी, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट आप दे नहीं रहे कि जो बाहर से पैसे आए थे वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ गए हैं। वो ऑडिटर जनरल से पूछा कौमी असम्बली में कमेटी ने, तो उन्होंने कहा जी वो तो अभी तैयार ही नहीं, रिपोर्ट है ही नहीं, बना रहे, पता नहीं क्या है, कहाँ पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। 24 लाख फी मरीज़ आपने सुप्रीम कोर्ट में ऐलान किया हुआ, बयान दिया हुआ है। इस तरह की सूरत हाल है। बहरहाल वैक्सीनेशन करवाएं आप,
लेकिन यह है कि ये ना करें कि जनाब जो वो घर से नहीं निकल सकेगा उसको घर सील कर देंगे, उसकी रोटी बंद कर देंगे, रोज़ी बंद कर देंगे। ये तो चाइना में भी नहीं होगा। वो खेतों में जाके पकड़ के लगाई है ना उसको, वो नहीं आ रहा होगा। उसके वो जो ज़रिए हालात थे वो तो उठा के नहीं ना ले गए। और दूसरी जो हमने मशीन की बात की थी वो हमने साफ बात की थी कि मशीन का रौला नहीं है, रौला है एतबार का अदारों पे। ये हमारे राना सेल साहब हैं, कनाडा में हमारे दोस्त हैं, उर्दू खबरनामा के एडिटर भी हैं, प्रिंटर पब्लिशर। और वो कहते हैं 20 सितंबर को वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं कनाडा में, जनरल इलेक्शन, कौमी इलेक्शन हो रहे हैं। तो वो कहते हैं हमने तो वही बैलेट पेपर पे जाके वोट डालना है, कोई मशीनें मशीनें नहीं हैं। और जो पोलिंग अमला है उसने हाथों से गिनना है उसको, और फिर रिजल्ट अनाउंस हो जाना और किसी ने एतराज़ ही नहीं करना रिजल्ट पे, क्योंकि अदारों पे एतबार है, वहाँ कोई दूसरे के काम में जाके मुदाखलत नहीं करता। इतनी सी बात है, पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पोलिंग जो है या वोटिंग है या इंतखाब है उसको कैसे काबिल कबूल बनाना है। उसको काबिल कबूल बनाने का यही है कि लोगों का यार एतमाद बहाल करें। इतनी सी बात है। आमी मशीनें उठा के बगल में मुदारियों की तरह फिर रहे हैं, मजमा लगा लेते हैं कि जनाब ये तेल बड़ा अच्छा है और ये अभी 6 फुट ऊपर जाएगा, 6 फुट नीचे आएगा सांप। अच्छा, वो अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान में आज ऐलान होने वाला था जुम्मे के बाद, इंतज़ामात मुकम्मल थे। कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा जनाब इंतज़ामात कर लिए गए हैं, किसी वक्त भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जिस भी अंदाज में उन्होंने करना था ऐलान वो, लेकिन आज वो ऐलान नहीं हो सका। और जो हमारी इत्तलात हैं जो हमने चेक किया है कि क्यों, उसमें जो उनके सुप्रीम लीडर हैं हिब्बुल्लाह शेख अल हदीस, उनकी हद तक तो कोई रौला शोला नहीं है। वो उनको सुप्रीम लीडर के तौर पे क्योंकि बैत की हुई है उन्होंने, वो कोई मसला नहीं है। वो पाकिस्तान में एक मदरसा चला रहे थे, उनके भाई जो हैं वो एक खुदकुश हमले में उस मदरसे में जो हुआ था वो शहीद हो गए थे। तो वो जो हिब्बुल्लाह साहब हैं वो सुप्रीम कमांडर, वो मैं कह रहा हूँ उसकी हद तक कोई नहीं। मुल्ला अब्दुल गनी बरदर को जो हुकूमत का सरबराह बनाने की बातें हो रही हैं, वो भी पाकिस्तान की जेलों में रहे हैं, उनके बारे में भी है भाई हो जाएगा। फिर वो अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार और हामिद करजई, उनकी एक कौंसिल बनी थी हुकूमत साजी के लिए, उनको भी कोई हिस्सा दिया जा सकता है। अब मसला क्या बना हुआ है? मसला ये बना हुआ है कि वो ममालिक जिन्होंने अपने सफारत खाने वहाँ बंद नहीं किए थे और एक तरह से अजहार यकजहती था तालिबान के साथ, या तालिबान पर एतमाद की बात थी उनकी कि उन्होंने एतमाद किया तालिबान पर, उनकी सिक्योरिटी पर, उनके हिफाजती इंतजाम पर, और उन्होंने अपने सफारत खाने बंद नहीं किए जिसमें पाकिस्तान और रशिया वगैरह शामिल हैं। चाइना जो है वो भी राब्तों में है। अब मसला ये बना हुआ है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से पहले ही बात करते हैं कि ख़वातीन का बहाना बना के जनाब ये नहीं वहाँ मिल रहा, ये नहीं, ख़वातीन को ये हो रही है वो, और कहते हैं शरीयत के अंदर रह के हम करेंगे। तो वहाँ अब उनको को मशवरा दिया है, वो ममालिक जिनके सफारत खाने बंद नहीं हुए थे वो ये कह रहे हैं कि ऐसा सेटअप लाएँ कि चलो आपकी हुकूमत को तस्लीम ना करें, लेकिन आपके साथ रवाबत जो हैं यूरोप के और दीगर ममालिक के वो रहें, शहरियों के जो मामलात हैं वो चलते रहें, रोज़ी रोटी का बंदोबस्त रहे ये। और इसके लिए वो कह रहे हैं कोई कम से कम एक खातून जो है उनको आप एजुकेशन मिनिस्टर जो भी वो आप उसको ज़रूर रखें, ताकि आपकी जो कबूलियत है वो दोस्तों में और दीगर ममालिक में वो बढ़े, या वो आपकी हुकूमत जो है वो काबिल कबूल हो। वो पहले अर्ज़ किया कि तस्लीम करने से हट के कबूलियत जो होती है रवाबत के लिए, वो वाली बात। और दूसरी बात जो ये है कि वादी पंजशेर में वो लड़ाई शुरू हो गई है मामला, लेकिन फिर भी कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इनके दरमियान कि शायद वहाँ कुछ सुलह हो जाए
और हुकूमत में शमूल, ये इतला गैर मुसद्दक़ का है, ये गैर मुसद्दक़ का इतला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये पंजशेर वाली वो जो सुलह वाली बात है, सुलह की हद तक ठीक है, लेकिन उस अगली जो बात कि मे भी वहाँ कोई उनको हुकूमत में शामिल करने के लिए कोई ऐसा फार्मूला तय पा जाए, बात ये पंजशेर वालों के साथ, कि उनको भी हुकूमत में कोई ओहदा दे दिया जाए और हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मसला बना हुआ था। तो मे भी, और जो रिजिड किस्म के तालिबान हैं वो खातून के नाम से भड़कते हैं, वो खातून के नाम पे वो थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं कि यार खातून बैठेगी बीच में, खातून हुक्मरानी करेगी, वो ये एक थोड़ा सा चक्कर है। अगर देखें ना, यूरोपियन जो हैं, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, फिर हॉलैंड, फिर अब बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, वो क्या करने आ रहे हैं पाकिस्तान में? यही इशू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। असल इशू अफ़गानिस्तान का है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनका क्या कसूर है। वो अगर हुकूमत उनकी मर्ज़ी के लोगों की नहीं बनती, जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ के लोगों को तो वो जो बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं किया जा सकता। इमदाद शिमदाद जो बंद कर देते हैं और कर्ज़े रोक लेते हैं, वो इस तरह का कोई इशू बना हुआ है। वो इम्कान है जो दोस्त ममालिक हैं, जो या तालिबान जिनके साथ रवाबत में हैं या जिनसे वो मशवरा करते हैं, थोड़ा बहुत अंदर खाते, उनकी बात कुछ ना कुछ बन जाएगी। अच्छा, वो जो मैंने बात की थी ना कि पंजाब में कोई लड़ाई शड़ाई हो गई है एक महकमे के, यहाँ है एक महकमा माहौलियात। आम लोगों को क्योंकि इससे कोई नहीं पड़ता वास्ता, कंदर राज या जाने थे वाह पे जाने, उनको वास्ते नहीं पड़ते, इसलिए वो पता नहीं चलता कि महकमा माहौलियात यहाँ है और कितना तगड़ा ये महकमा है। महकमा माहौलियात, जो भी कारखाना लगना हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बिल्डिंग बननी हो कमर्शियल, कोई शहर लगना हो, कोई मुर्गी खाना बड़ा, उसको भी रोक सकते हैं। फिर पेट्रोल पंप हो, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसने देना होता है महकमा माहौलियात ने। दीगर NOC जो होते हैं उनके साथ इनका NOC बड़ा ज़रूरी है, लाजमी है कि NOC इनसे लेना होता है कि जनाब माहौलियात जो है वो गड़बड़ नहीं, वो माहौल ठीक रहेगा, इस प्रोजेक्ट से नुकसान नहीं होगा माहौल को। और फिर कुछ शर्तें भी रख देते हैं। फिर ये जो माहौल को आलूदा करने वाले कारखाने, ईंटों के भट्टे, ये वो वहाँ सील भी कर देते हैं, ये बंद भी कर सकते हैं, जुर्माने कर सकते हैं। दिल्ली की बुनियाद पर लाखों रुपए जुर्माने होते हैं। किसी को पता ही नहीं कि इस महकमे में आम बंदे को ये पता ही नहीं कि अंदर खाते होता क्या है, क्या मामला। वहाँ जनाब बोरियों के हिसाब से ऐसे पैसे इकट्ठे होते हैं और फिर वो आपस में बांट लिए जाते हैं। अब मसला ये हो गया कि जनाब बाऊ रिजवान साहब हैं वज़ीर महकमा माहौलियात के, और वो हैं काफ लीग के। ये बात बढ़िया है, मैं काफ लीग के हैं बाऊ रिजवान साहब। वो शायद सियालकोट या डस्का इस साइड के मुंतखब रहमानी हैं। तो सेक्रेटरी हैं जहाद साहब। पहले तो जनाब ये मामला ठीक चल रहे थे। गुलबर्ग में एक प्राइवेट दफ्तर बना के वहाँ डील होती थी। जो लोग जाते थे, जिसको NOC चाहिए होता था ना, वो गुलबर्ग वाले आफत में जाता था। वहाँ जहाँ 20 लाख 30 लाख 40 लाख मुबैना तौर पे, जहाँ जिथे पार्टी घेरती सी उत्थे घेर के ब्रीफ केस लैके हो गए और NOC देता। अब वो सुना है कि दोनों के दरमियान, सेक्रेटरी साहब के दरमियान और वज़ीर साहब के दरमियान थोड़ा सा हो गया है इख्तिलाफ गिनती में। और अब वज़ीर साहब जो उन्होंने सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ नैब में एक दरख्वास्त दे दी है कि जनाब ये 120 से लेके 200 तक NOC जो हैं वो जाली हैं, ऐसे बस जारी कर दिए हैं, देखे बगैर गैर कानूनी तौर पर जारी किए गए। और सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने महकमा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में एक दरख्वास्त ठोक दी है कि जनाब ये देखें। और उन्होंने अपने अमले को उसमें मुख्तलिफ लोगों को, ज़ाहिर है फिर बात आखिर तक वज़ीर तक जाएगी, उन्होंने वो दरख्वास्त दी, लेकिन दोनों चुप, बंद, कुछ नहीं हो रहा।
नैब भी खामोश है अभी तक, और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से भी कोई इत्तला नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मान लेने के तो इस तक मामला है कि एक अफसर हैं जो महकमा माहौलियात में बड़े अफसर थे, उनके पास साइन करने की बड़ी एक पावर थी। महकमा माहौलियात के जो शरीफ अफसर है ना, वो भाग रहे हैं वहाँ से, वो डेपुटेशन पे भेज दें यार, कहीं वो क्या कहते हैं OSD लगा दें, कहीं लगा दें। वो कहते हैं हमें यार यहाँ से जान छड़ाएं, हम तो फंस गए हैं इन दो बड़ों के दरमियान। वो एक अफसर साहब बता रहे थे किसी को कि जो वज़ीर साहब हैं उन्होंने कहा जनाब ये ना हमारा आधा आधा होगा, मैंने डिफेंस में घर बनाना है यार, बड़े मामलात ने ख़राब ने, तो मुझे पैसे चाहिए। इस तरह का मामला है। वो सुना है कि कोई रोला पड़ा है इस पर, जो होता है ना परसेंटेज, उस पर मुबैना तौर पर रोला कोई पड़ा है, लेकिन यह है कि अन्नी इस महकमे ने पूरी पाई हुई है। चीखें निकल रही हैं मुतलका लोगों की, जो जिनका ना नवाह पैंदा यार, वो वाले लोग जड़े ने वो सारे, कभी वो एक हाई कोर्ट ने कमीशन बना दिया हुआ है, माहौलियाती कमीशन, अदालती हुक्म बना हुआ है अली अकबर कुरैशी, वो पता ही नहीं किस कानून के तहत बना हुआ, किस कानून के तहत काम कर रहा है। उसके अपने लल्ले तलल्ले हैं, इनके अपने लल्ले तलल्ले हैं। खुफिया सा महकमा था, किसी को पता है नहीं था आम लोगों को, जैसे वो डिप्टी कमिश्नर हाफज ये सबको पता होता है ना, उनका तो पता ही नहीं होता कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सारा इशू है। अब देखें इसमें कब पर्दा उठता है, कब ये लोग सामने आते हैं, कब कानून के कटहरे में खड़े होते हैं। वो सेक्रेटरी साहब अपने आप को बचाने के लिए एंटी करप्शन, वो कह रहे हैं मैंने तो एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे दी हुई है, जो मुतलका लोग हैं जिन्होंने ये गड़बड़ें की हुई है, जो गुलबर्ग के प्राइवेट ऑफिस में बैठ कर सौदे करते थे और वहाँ लड़ाई शड़ाई भी हो जाती थी, जिन्होंने पैसे दिए होते थे ना वो लड़ भी पड़ते थे आके। ये भी एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं, वो शेलर वाले थे कोई, तो वो लड़ाई शड़ाई भी हो जाती है। तो अल्लाह करे ये इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो और ये जो बड़े हैं ये पकड़े जाएँ किसी वक्त। और सुना है, हाँ याद आया, वो मुझे किसी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में भी ये बात आ चुकी है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म भी खामोश है, पता नहीं क्यों। शायद वो उन्होंने अपने बुज़दार से पूछा हो और बुज़दार ने कहा कोई गल नहीं जनाब, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। लेकिन वो पता ये चला है कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में भी ये बात आ चुकी है कि महकमा माहौलियात में क्या गड़बड़ें हो रही हैं। और वो दूसरा यार, वो जो मैं बात कर रहा था कल वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाली, तो वो जो है ना उसका थर्ड पार्टी ऑडिट होना, जो पहले मशीन थी उसका थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ था, कोई स्पेनिश फर्म थी उसने किया था। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना आपके पाकिस्तान का आइन, उसमें है कि सीक्रेसी वाली बात के खुफिया बैलेटिंग, वो कहते हैं खुफिया सीक्रेट नहीं रह सकेगा इससे। ये भी एक मसला आ रहा है, वो आइनी जो एक प्रॉब्लम है कि वोट खुफिया रखना होता है, कि वो कहते हैं मशीन से इस बात का इम्कान है कि वोट खुफिया न रहे, पता चल जाए कि किस बंदे ने किसको वोट दिया है। अगर ऐसा हो जाए फिर तो धांधली का बहुत बड़ा रास्ता निकल आएगा। वो जैसे शो ऑफ हैंड वाली बात कर रहे थे जनाब, कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाएं, इसलिए था ना ताकि लोग सामने बैठे हुए डर जाएँ, ये जिन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं वो वाले। वो कह रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें ये प्रॉब्लम मौजूद है कि वोट जो है वो ओपन हो जाए, और थर्ड पार्टी ऑडिट जो होगा वो लेटेस्ट रिपोर्ट क्या आती है फिर ये इलेक्शन कमीशन को फैसला करेगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह शाम को दोबारा मुलाकात होगी नई तफसीलात के साथ, और शाम को हम बताएंगे कि नून लीग के अंदर मज़ाहमत और मुफाहमत के हवाले से क्या चल रहा है, कौन किधर खड़ा है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।